फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि लोग जानते हैं, आप लोग मेरी एक क्लास सुबह की करंट अफेयर की होती है, जिसमें एक न्यूज़ पे हम एनालिसिस करते हैं। आइए आज एक नया न्यूज़ लेते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम न्यायाधीश, जो भारत के न्यायाधीश होते हैं, जो प्रथम न्यायाधिकारी होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायाधीश। दोस्तों, भारत के न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में के वेणुगोपाल राव जी हैं। वेणुगोपाल राव। ऐसा मैं इसके बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि इनको रीअपॉइंट किया गया है। एक्चुअली 1 जुलाई 2017 को इन्हें अपॉइंट किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इनका जो टेन्योरशिप था, इनका जो कार्यकाल था, वो 2020 में समाप्त हो रहा था। एक्चुअली अब मैं बताऊंगा, इनका एक्चुअली कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, मतलब हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते रहते हैं। मतलब जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक ये कार्य करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने एक बार और इच्छा बढ़ाई है और के वेणुगोपाल राव जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। इसलिए हम कहेंगे के वेणुगोपाल राव जी इज रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। के वेणुगोपाल राव एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट हुए हैं। दोस्तों, ये 15th पर्सन है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से व्यक्ति हैं? ये 15वें व्यक्ति हैं जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ भारत के लिए काम कर रहे हैं। एक बात इनके बारे में बता दूं आपको, केवल के वेणुगोपाल जी के बारे में। ये भारत सरकार इनको के वेणुगोपाल राव जी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों दे चुकी है। इनको पद्म विभूषण 2015 में और पद्म भूषण शायद 2012 में इनको दिया गया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, क्या कार्यकाल होता है, भारतीय संविधान में इनके बारे में क्या कहा गया है, इन सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे करंट अफेयर में जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि के वेणुगोपाल राव रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार 1 जुलाई 2017 को हुए थे और 2020 में फिर से रीअपॉइंट हुए हैं, लेकिन और 15th पर्सन की तरह ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम सीखेंगे कि भारत के न्यायाधीश के लिए स्थान क्या है हमारे संविधान में, आर्टिकल कौन सा है, क्या कार्यकाल होता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीजें हम सीखेंगे। आइए भारत के न्यायवादी के बारे में और बातें जानें। दोस्तों, भारत सरकार की फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। मतलब कि भारत सरकार को किसी भी तरह के न्याय संबंधी मामलों में, लीगल रिलेटेड चैलेंजेस कुछ भी है भारत सरकार को, तो वो किनसे सलाह लेती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सलाह लेती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप जानते होंगे कि भारत सरकार के लिए इन्होंने आधार कार्ड संबंधी जो आपके लीगल प्रैक्टिस थी, उसके बाद राफेल में जो डील हुई थी उसको लेके सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, तो उन सभी चीज़ों को इन्होंने ही सॉल्व किया था। एक्चुअली भारत सरकार के जो न्यायाधीश होते हैं, वो उनका कार्य ही है कि भारत सरकार को जो भी लीगल चैलेंजेस जो उनके ये सॉल्व करें। आइए दोस्तों, अब कुछ हम बातें संविधान संबंधी जानते हैं। आर्टिकल 76 में ये दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76।
देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के लिए एक न्यायाधीश होना चाहिए भारत सरकार का, ये आर्टिकल 76 में दिया गया दोस्तों। भारत के न्यायाधीश एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी हाउस में, कौन कौन से हाउस होती हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, यानी किसी भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में ये जाके बोल सकते हैं, जबकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। तो आपसे स्टैटिक क्वेश्चन ये कई एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है, वह कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है बिना उस हाउस के मेंबर के हुए बगैर, मतलब किसी भी सदन में जाके बैठेगा उसकी सदस्यता न होने पर भी, तो वो व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात और होती है कि जब कोई रिजोल्यूशन, कोई अमेंडमेंट पास करना होता है तो उसमें वोटिंग करना पड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोटिंग करना पड़ता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो पावर नहीं दिया गया है कि वोटिंग करे, मतलब ये हाउस में जा सकते हैं, किसी भी बोल सकते हैं, पर इन्हें वोटिंग करने की राइट नहीं है। तो ये है द पावर ऑफ MPs but not voting right। इन हाउस या हाउसेस, पर इन्हें हाउसेस में क्या करना है, वोटिंग राइट इनको नहीं मिला हुआ है, पर ये सभी वो सारे सुख सुविधा लेते हैं, वो सारे जिम्मेदारियां निभाते हैं जो एक MP करता है, इनको पावर MP की दी हुई है, ठीक है दोस्तों। और इनको अपॉइंट कौन करता है ये भी जानना आपको जरूरी है। इनका अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति महोदय इनका अपॉइंटमेंट करते हैं ऑन द सजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सजेशन पर अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट साहब को केवल कार्य करना होता है, सजेशन पर कौन देता है, हमारे केंद्र में जो सरकार होती है वो। अब इनका रिजाइन यदि देना चाहेंगे तो त्याग पत्र, ये अपना रिजाइन देते हैं टू प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अपना प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देते हैं। अब इनका कार्यकाल क्या होता है, टेन्योरशिप। दोस्तों इनका टेन्योरशिप होता है नो फिक्स, मतलब ये कोई फिक्स नहीं कि इनका टेन्योरशिप कितने साल का रहेगा। विलिंग ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द विलिंग ऑफ, मतलब प्रेसिडेंट की इच्छा के ऊपर है ये कब तक बने रहेंगे, ठीक है। सुनिए बात, फिर से एक बार देखते हैं। भारत के फर्स्ट लीगल ऑफिसर कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इनके बारे में दिया गया है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ये रिजाइन देना चाहेंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे। इनका टेन्योर मतलब इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक इनको रखते रहेंगे। और ये MP की इतना पावर रखते हैं, हाउस किसी भी हाउस में वो बोल सकते हैं बिना उस हाउस के मेंबर हुए भी, पर इनके पास वोटिंग राइट हाउस में नहीं होती किसी भी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए या कोई भी अमेंडमेंट करवाने के लिए। आइए इनकी योग्यता क्या है इसको देखते हैं। इनकी योग्यता के बारे में सीधा सीधा लिखा गया है, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी जो भी योग्यता होती है वो इनकी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उनकी क्या योग्यता है, कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल 5 years
जज इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर जज होने चाहिए। कम से कम उतना ये कार्य किए रहे हैं, 5 साल कम से कम जज के रूप में किसी भी हाई कोर्ट में ये कार्य किए रहे हैं, या किसी भी हाई कोर्ट में यदि ये वकील थे तो कम से कम 10 साल तक, एटलीस्ट 10 ईयर वर्किंग एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। कम से कम ये हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल वकील के रूप में या तो कार्यरत है। ये आर है, ये दोनों नहीं है, ये आर। यदि ये योग्यता नहीं है तो ये, यदि ये नहीं है तो ये, दोनों में कम से कम एक योग्यता हो। क्या एटलीस्ट 5 ईयर जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, या एटलीस्ट 10 ईयर वर्किंग एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में। ये है योग्यताएं, ये है एलिजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज इतनी बातें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानी। आप कभी कभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी नाम सुनते होंगे, और ज़्यादातर हम लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए उसको थोड़ा सा आज दूर करते हैं। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको हेल्प करते हैं, ये इसके असिस्टेंट होते हैं, इनको ये असिस्ट करते हैं, इनकी ये सहायता करते हैं। मतलब ये ऊपर है और इनके नीचे ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरह ये केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी तरह राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं, तो यदि इनका प्रेसिडेंट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, तो उनका कौन करेगा? द गवर्नर। उनकी भी कोई टेंडर फिक्स नहीं होती है, उनके बारे में हम कभी और जानेंगे। ये रहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको ये सीखने को मिला कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल में कहाँ लिखा गया है, तो आपको आर्टिकल 76 में लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इनकी क्या पावर है, इनके फंक्शन क्या है, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिजाइन किसको देगा, ये बातें हमने सीखा आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, इसी तरह से हम करंट अफेयर के स्टैटिक के साथ साथ जीके मतलब जो डायनेमिक पोर्शन है, जो डेली करंट अफेयर में होते हैं, उनके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते रहेंगे, ताकि हमें एक कंप्लीट नॉलेज इनके बारे में मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।